बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक मंत्री दो व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ और सलाम करने के बाद बोला, जहांपना, ये दोनों आज सुबह अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आए। बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि इनका झगड़ा मैं कैसे सुलझाऊं। इसलिए दरबार में आपके सामने लेकर आया हूं, बताओ क्या मसला है। ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बादशाह अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुन लें। फिर उसने उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम अमीर है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास कई एकड़ जमीनें भी हैं। लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूं और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, जमीन और दौलत पर कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। असल में मैं अमीर हूं। मेरी कई एकड़ जमीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और जमीनों के देखभाल की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। अपने जीवन भर की कमाई दौलत भी मैंने इसे संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन मेरे जाते ही इसके मन में खोट आ गया। अब मैं वापस आया हूं तो ये स्वयं को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि यह व्यवसाय और जमीनों का मालिक है। इसने मेरी दौलत भी हड़प ली है। हुजूर न्याय करें। अकबर पूरा प्रकरण सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, यहाँ ऐसा कोई है जो इस प्रकरण को सुलझा पाए? जो भी यह बता पाया कि इनमें से कौन मालिक है और कौन नौकर, उसे मैं सोने की 100 अशर्फिया इनाम में दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मैं इस प्रकरण को अभी सुलझा सकता हूँ। फिर वह दोनों व्यक्तियों के पास गया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूँ। इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतरी इसी में है कि खुद सारी बातें सच सच बता दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। तब बीरबल बोला, तो तुम लोग सच नहीं बताने वाले। ठीक है। अब ऐसा करो कि अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें पढ़ता हूँ। फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया। बीरबल आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान लगाने का स्वांग करने लगा। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को बोला, सैनिक, जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिक को समझ नहीं आया कि किसका गला काटे, लेकिन बीरबल का आदेश पाकर वह तलवार हाथ में लिए दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, पहला व्यक्ति उठा और अकबर के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वह माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दें हुजूर, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और इनाम का हकदार बना। एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह से कौन क्या कहता? डर के मारे सबकी जुबान बंद थी।
सबको बस इंतजार उस दिन का जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गया और कहानी सुनाने लगा। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो, तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था। उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर कहते और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। कुछ सोचने के बाद वह बोला, जहांपनाह, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूँ। यकीन जानिए आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगे। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर्र करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले, फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देता और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र फुर्र करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार अकबर खींचकर बोले, ये क्या फुर्र फुर्र लगा रखा है? आगे की कहानी बताओ जहांपनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी, फुर्र। आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो? नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा जहांपनाह का आदेश कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सीख किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे।
तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखते चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो?
वह औरत बोली, मेरी पड़ोसन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसीन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसीन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसीन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसीन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है। लेकिन पड़ोसीन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसीन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसीन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं पर मुझसे बड़े दरबार में कपड़े उतारने का ना कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसीन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक है मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमतापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपना, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं।
अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपनाह, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े-खड़े ये बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपनाह, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। दरबारी कार्यवाही के मध्य बादशाह अकबर ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था, एक एक कर दरबारियों ने इन प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीरक मान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहांपनाह, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर के संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, बीरबल, तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर घोड़े पर सवार होकर आम के एक बगीचे से गुजर रहे थे। उनके साथ बीरबल, कुछ मंत्री और सैनिक थे।
अचानक एक तीर सनसनाता हुआ उनके करीब से निकला और वे बाल बाल बचे। अकबर पर हुआ हमला देखा सैनिक हरकत में आ गए और फौरन उस दिशा में भागे जहां से निशाना साधा गया था। तीर एक झुरमुट के पीछे से आया था। वहां पहुंचने पर सैनिकों को एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। वे उसे पकड़कर अकबर के सामने ले आए। अकबर स्वयं पर हुए हमले से बौखलाए हुए थे। उन्होंने लड़के से इसका कारण पूछा तो लड़का बोला, जहां पनाह माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको मारना नहीं था। मैंने तो बस उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए तीर चलाया था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। लड़के ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। लड़के ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन अकबर बहुत क्रोधित थे। उनके चाटुकार मंत्रियों ने उन्हें भड़काना प्रारंभ किया कि चाहे जो भी कारण रहा हो, इससे बादशाह सलामत की मौत हो सकती थी। इंसाफ होना चाहिए। जैसे इसने आपको तीरक मान से मारने का प्रयास किया, इसे भी वैसे ही मारना चाहिए। अकबर ने मंत्रियों की सलाह मान लड़के को मौत की सजा सुना दी। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। सैनिक उसे खींचकर एक आम के पेड़ के पास ले गए और उसे पेड़ के तने से बांध दिया। वे लड़के पर तीर से निशाना साधने लगे। बीरबल यह सब देख रहा था। उसे अकबर का यह निर्णय उचित नहीं लगा। वह अकबर से बोला, जहांपना, क्या आपको सच में लगता है कि इस लड़के के साथ इंसाफ हो रहा है? यदि आप इसे इसके किए का फल देना चाहते हैं तो इसके साथ वही करिए जो इसने किया था। आप सैनिकों को आदेश दीजिए कि लड़के पर नहीं आम पर निशाना साधें। यदि तीर चूक कर लड़के को लग गया तब इंसाफ होगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया है। उन्होंने लड़के को माफ कर दिया। एक दिन अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में सैर कर रहे थे। दरबारी कार्यों के अतिरिक्त भी अकबर बीरबल के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते थे, क्योंकि वे बीरबल को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। बीरबल के साथ का सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि उसकी चुटीली बातों से समय अच्छा कटता था। साथ ही बीरबल की अक्लमंदी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। उस दिन भी अकबर बाग में टहलते हुए बीरबल से हल्के फुल्के मिजाज में बातें कर रहे थे। चलते चलते उन्हें जमीन में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे देखते ही अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार कौंध गया। उन्होंने बांस का वह टुकड़ा उठा लिया और उसे बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो, तुम इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ तो मानो। बीरबल ने बांस का वह टुकड़ा अपने हाथ में लेकर अकबर की ओर दृष्टि डाली। अकबर के होठों पर मुस्कुराहट थी। बीरबल अकबर का मन समझ गया। वह अकबर की हर भावभंगिमा से परिचित था। अकबर अक्सर ऐसे प्रश्न बीरबल की बुद्धि के परीक्षण के प्रयोजन से पूछते थे। उस प्रश्न का उत्तर सोचते हुए सहसा बीरबल की दृष्टि बाग के माली पर पड़ी। वह एक लंबा बांस लेकर आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। फिर क्या? बीरबल ने आवाज देकर माली को अपने पास बुला लिया। माली के पास पहुंचने पर बीरबल ने उससे लंबा बांस मांगकर अपने दाएं हाथ में ले लिया। अकबर के द्वारा दिया हुआ बांस का टुकड़ा पहले से ही उसके बाएं हाथ में था। माली के लंबे बांस के सामने अकबर का दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा था। उसे दिखाते हुए बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, देखिए, मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा कर दिया। अकबर ने दोनों बांसों को देखा और बीरबल की अक्लमंदी पर मुस्कुराकर रह गए। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर सुबह सोकर उठे और एक सेवक को बुलवाकर अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ। अकबर की बात सेवक के पल्ले नहीं पड़ी।
किंतु उसमें इतना साहस नहीं था कि पलटकर अकबर से पूछ ले कि वे चाहते क्या हैं। आखिर किसे बुलाकर लाना है? वह जी हुजूर कहकर कक्ष से बाहर चला आया। बाहर आकर उसने दूसरे सेवकों को यह बात बताई। वे भी उलझन में पड़ गए। सब इधर से उधर भाग दौड़ करने लगे और जो मिला उससे अकबर की कही बात का अर्थ पूछने लगे, लेकिन किसी को उस बात का अर्थ समझ नहीं आया। आखिरकार वह सेवक दौड़ा दौड़ा बीरबल के घर गया और पूरी बात बताते हुए बोला, हुजूर, आप ही बादशाह सलामत की बात का मतलब बता सकते हैं। सबसे पूछ चुका हूं, पर कोई इसका अर्थ समझ नहीं पा रहा है। अगर जल्दी बादशाह का हुक्म नहीं बजाया तो मेरी शामत आ जाएगी। बीरबल ने कुछ देर विचार किया, फिर सेवक से पूछा, अच्छा ये बताओ, जब जहां पनाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया तब वे क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत सोकर उठे थे और बिस्तर पर बैठकर अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। सेवक सोचते हुए बोला। बीरबल को पूरी बात समझते देर नहीं लगी और वो बोला, हज्जाम को लेकर फौरन बादशाह सलामत के पास पहुंचो। सेवक ने वैसा ही किया और हज्जाम को लेकर अकबर के सामने हाजिर हो गया। अकबर हज्जाम को देखकर सोच में पड़ गए। मैंने तो सेवक को बताया ही नहीं था कि किसे बुलाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे आ गया? उन्होंने सेवक से पूछा, सच सच बताओ, किसके कहने पर तुम हज्जाम को लेकर आए हो? घबराए सेवक ने बीरबल का नाम लिया और बोला कि बीरबल के सुझाव पर ही वह हज्जाम को लेकर हाजिर हुआ है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर बहुत खुश